इंसान की भाषा खत्म होती है वो इंसान खत्म हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। आप अभी जो संविदा के आधार पर आदर्श विद्यालय और उत्कृष्ट विद्यालय में संविदा के आधार पर जो नियुक्तियां हो रही है उसमें 103वें संविधान का जो 2009 में हुआ था उसको उल्लंघन कर रही है सरकार। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, चाहे जो भी नियुक्तियां आज राज्य में हो रही है, यहाँ जो मैक्सिमम जो पॉलिसियाँ बन रही हैं, इस प्रकार की पॉलिसियाँ बन रही है जिससे कि मैक्सिमम जो है अन्य राज्य जो हमारे हैं उनके अभ्यर्थियों को लाभ मिले। चाहे आप संविदा का मामला लें या फिर जो अन्य मामले हैं, चाहे आउटसोर्सिंग का मामला लें या फिर कॉन्ट्रैक्ट में आप चले जाएं, जिस प्रकार से भी यहाँ नियुक्तियाँ हो रही हैं। अब देखिए जो नई नियोजन नीति बन के आ रही है, यहाँ भाषा के बैरियर को समाप्त किया जा रहा है। अब इसमें क्या है, जब भाषा और स्थानीयता का उसको अनुभव नहीं होगा, इसका मतलब स्पष्ट है कि पूरे भारत में खुली छूट है, कोई भी व्यक्ति कहाँ से आता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर इस प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही हैं नियुक्तियों में, मैंने जो कि न्यायसंगत नहीं है, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। और आने वाले दिनों में अगर इस पर भी आंदोलन किया जाएगा तो हम लोग उस आंदोलन में उपस्थित रहेंगे और विरोध दर्ज करेंगे। लोग जब आज जाते हैं तो वहाँ काफ़ी संख्या में अन्य राज्यों के लोग बस चुके हैं। बसे हैं वो अलग विषय है, वहाँ क्या है, उनके पास वोटर आईडी है, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास आधार कार्ड है, और वो है, वो भी हम नहीं कह रहे कि नहीं होना चाहिए। उनका यहाँ के बाद यही सेम कागज जो आज झारखंड में है उनके राज्यों में भी है। यानी वे लोग क्या कर रहे हैं, जो आसानी से यहाँ बस भी रहे हैं, यहाँ के संवैधानिक अधिकारों को भी ले रहे हैं, और फाइनली क्या है, वो दो पहचान के साथ जी रहे हैं। यानी इससे क्या है, वो झारखंडी पहचान जो झारखंड के लोग हैं, यानी जो मेरा था उसे कहीं ना कहीं एक मने बड़ी चालाकी के साथ छीनकर लूटकर ले जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ के छात्र नियोजन को लेकर परेशान हैं। यहाँ के रैयत 1950 में ज़मीन दी है, आज भी कोर्ट के दरवाजे काट रहे हैं कि हमारे ज़मीन के बदले या तो मुआवजा मिल जाए या तो नौकरी मिल जाए। लेकिन आप उन चीज़ों को छोड़कर, आप वैकेंसियों को फुलफिल करने के छोड़कर आप करोड़ रुपया में जोहार खतियानी यात्रा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात कहेंगे, इसे अश्लील यात्रा ही कहेंगे कि मैंने जनता भूख प्यास से त्रस्त है और राजा जी सुरा सुंदरी में मस्त है, तो इसे हम अश्लील यात्रा। आज हमारा झारखंड मोटा मोटी जलों से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ लगभग दर्जनों डैम है जिनमें पानियाँ एकत्रित हैं। अगर चाहे तो वहाँ उस पानियों को नहर के माध्यम से खेतों तक ले जाकर जो हमारा यहाँ फसल धान है, आप गेहूँ को उनके हाथों में थमा सकते हैं। जैसे गेहूँ उनके हाथों में जाएगी, यानी और 4 महीना वो रोजगार से जुड़ जाएंगे। आप पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं और 2-3 महीना आप उनको रोजगार से जोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ NH का बहुत लंबा जाल बिछा हुआ है, यानी आप पर्यटन के तहत माने पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, आप परिवहन को बढ़ावा देते हुए, परिवहन के माध्यम से NH का जाल जो बिछा हुआ है उसके माध्यम से बहुत सारे रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए आपकी सोच होनी चाहिए। और हम बार बार कहते हैं, अगर पढ़े लिखे लोग नहीं जाएंगे, अगर पढ़ने वाले छात्र वहाँ तक नहीं जाएंगे तो सोच डेवलपमेंट नहीं होगा। आज सारी समस्याओं का समाधान उस विधानसभा के भीतर है, सारी समस्या का समाधान एक नीति बनने से है। लेकिन जो लोग नीति बनाने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पैसा फाइनेंस हो रहा है। जो भी चुनाव आता है इसमें लाखों अरबों करोड़ों का खेल होता है, और जब वो जीत कर सामने आते हैं तो भैया हमारी और आपकी नहीं सुनेंगे। जिस कॉर्पोरेट से पीछे की अटैची भेजा है, उसके चुनाव में फंडिंग किया है, जाहिर सी बात है जमीन उनको अधिग्रहण करने में सहयोग करेंगे, जाहिर सी बात है उनके समर्थन में खड़े होंगे और खड़े हो रहे हैं। चाहे बड़का गाँव केरेडाड़ी का कहानी सुन लीजिए, 35 कॉल लगा आवंटन किया गया है। क्या राज्य का कोई दायित्व नहीं बनता है कि वहाँ पर अपनी जनता के साथ खड़ा होकर उन्हें उचित मुआवजा दिला सके? या फिर सीधी सी बात है, आज जहाँ जहाँ कोल की समस्या है, आप एक अच्छी विस्थापन नीति लेकर आए। एक अच्छी विस्थापन नीति के तहत उन्हें एक अच्छा पुनर्वास मिले, उन्हें नियोजन मिले और एक अच्छा मुआवजा मिले, फिर आप विकास करते रहें। और दूसरी बात, आप अगर जहाँ ज़्यादा बेईमानी हो रही कंपनियों की, अगर आपको लग रहा है कि कंपनी से हम मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो उस क्षेत्र का कृषि क्षेत्र घोषित कर दें और उसे एक विधेयक बनाकर आप एक मैंने लिखित मोहर के साथ उसे प्रमाण कर दें। फिर किसकी मजाल होगी कि वहाँ जबरन खनन करने का प्रयास किया जाएगा? तो अगर विजन रहेगा, अगर इनके सोच में दूरदर्शिता रहेगी, तो इस राज्य में बहुत सुंदर तरीके से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप तमाम नीतियों को अपने पक्ष में बना सकते हैं, जिस पर बंगाल और उड़ीसा केंद्र की वहाँ कोई मैंने दाल नहीं गलती है। भले आज ये मैंने कह दे कि हमारी केंद्र से नहीं पड़ती है, बंगाल और उड़ीसा में भी यही। देखिए, सबसे पहला बात, जैसा कि ऐसा बात नहीं, हमने पहले ही कहा कि हम लोग 60-40 का जो नीति आने वाला था, हम लोग भी मैंने आह्वान करिए दिए कि जिस दिन ये नीति आएगी सड़क पर मुख्यमंत्री के चारों तरफ पुतला ही पुतला नजर आएगा। तो मुख्यमंत्री आश्वस्त हो चुके हैं, कल फिलहाल उन्होंने टाल दिया है, यानी वो फिर कुछ नया सोच रहे हैं और जान रहे हैं बहुत, उनको जो बता रहे वे लोग बहुत धूर्त है और मुख्यमंत्री थोड़ा सा बेवकूफ़ है। इस बात को सच्चाई मानना होगा, थोड़ा सा अन्यथा में ना लगे। अगर मुख्यमंत्री के रिश्तेदार लोग सुन रहे हैं तो, क्योंकि बहुत धूर्त लोग हैं। बताइए, कहते हैं 7 लोगों ने सर्वे किया है, यहाँ 7 लोगों ने नहीं क्या कहा होगा, और लोग वो कह रहे हैं कि 7 लाख लोगों ने कहा कि 60 और 40 की नीति सही है। कौन बोका आदमी है जो 40% मैंने पूरे इंडिया को यहाँ नौकरियों में घुसने देगा? किसी भी राज्य में ये नियम नहीं है। तो फिर पेपर में 10 लाख दे लो और एक पेपर में 7 लाख दे लो, तो यानी जब पेपर वाला कंफ्यूज है तो आप सोच सकते हैं कि 11 नवंबर 2022 को
विधानसभा से जो स्थानीय नीति 1932 के आधार पर जो पारित होता है, उसमें आपने अबीर और गुलाल के साथ उसको मनाया था, लेकिन उसमें एक गैप रखा जाता है कि जिसके पास भूमि नहीं है उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन यहाँ अतिक्रमणकारी जो हैं वो मुखिया बने बैठे हैं, वो अगर पास करते हैं तो वो यहाँ के मान्य हो जाएंगे। इस पर आप क्या अपने देखिए, जिस हिसाब से झारखंड की जो अभी परिस्थिति है, ग्राम सभा और मुखिया द्वारा सत्यापित करना कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि बहुत सारे जो अन्य राज्यों के हैं, अन्य देशों के लोग हैं, वो यहाँ पर काबिज हुए हैं, और काबिज हुए ही नहीं है, वो लगभग कम से कम जो विधानसभा तो छोड़ ही देते हैं, बहुत सारे माने पंचायतों में वो मुखिया बने हैं। अगर वहाँ पर भूमिहीन का मामला आएगा और वो अगर अन्य राज्य का भी निवासी होगा तो मुखिया चूँकि अन्य राज्य के हैं, अतः वह उसके पक्ष में सत्यापित कर सकते हैं। अतः वहाँ क्या मामला होना चाहिए, भाषा और संस्कृति, जो झारखंड की भाषा संस्कृति है, मान्यताएं हैं, उन पर लोग ढले हैं कि नहीं, उनके सर्वे का आधार वो होना चाहिए। दूसरा बात, और कुछ आंकड़े आप रख सकते हैं। ज़मीन का जो सेटलमेंट है अन्य जिलों में अलग अलग टाइम पे हुआ है, आप प्रत्येक जिला के लिए एक सर्वे करते हुए अलग टीम तैयार करते हुए अलग का क्राइटेरिया रख सकते हैं। दूसरी बात, आप एक कॉलम ये भी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो अन्य राज्य में है या फिर हमारे राज्य का है, उसका अन्य राज्यों में सरकारी नौकरी को छोड़कर किसी अन्य सरकारी दस्तावेज में नामांकित ना हो। सरकारी नौकरी चूँकि झारखंड के लोग भी उड़ीसा में करते हैं, कुछ लोग बिहार में करते हैं, तो सरकारी नौकरी के अलावा अगर किसी भी प्रकार के दस्तावेज में अगर झारखंड के किसी व्यक्ति का अन्य राज्यों में नामांकित है तो उसे निरस्त माना जाएगा। किसी भी प्रकार के किसी भी सरकारी दस्तावेज में जो आधार बनता है, झारखंड के किसी भी व्यक्ति का अन्य राज्य में नामांकित नहीं होना चाहिए सरकारी नौकरी को छोड़कर। तो अगर बैठकर थोड़ा सा दिमाग को कूल कर थोड़ा सा चीनी और दही खाकर अगर ये लोग बैठकर नियम बनाए तो बड़ा सुंदर नियम बनेगा। लेकिन इनको बहुत जल्दबाजी है, इनको थोड़ा सा, चूंकि उस समय सरकार डमाडोल में थी, ईडी का चक्कर चल रहा था, इसीलिए धाए से 32 लेकर आ गए। अरे नहीं होता है तो जो लोग अंतिम प्रश्न है, तो 1932 के लागू कर पाएगी अपने कार्यकाल में? देखिए, जो वर्तमान सरकार है, पहला बात इन्हें थोड़ा सा समय लेना होगा और इनकी अपनी जो मनोस्थिति उसे साफ करना होगा, और इन्हें वास्तव में ये जताना होगा कि हाँ, ये लोगों के हित में कार्य करना चाहती है। देखिए, 1932 यदि सबसे पहला बात, हम लोग भी इंसान में भेद नहीं चाहते हैं, किसी भी इंसान का हक का हनन ना हो, तो वहाँ क्या किया जाए जो 1932 की बात को करते हैं। सबसे पहले बात, जो लोग कहते हैं कि 1932 से हमारा डिस्टर्बेंस होगा, हम लोग हकों से वंचित हो जाएंगे चूँकि हम लोग अन्य राज्यों से हैं, तो वहाँ एक समय सीमा दिया जाए। या तो फिर आप एक ऐप बनाइए या फिर कोई आप एक मैंने एप्लीकेशन के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करने बोलिए कि जिनको 1932 से आपत्ति होने वाली है वे लोग आवेदन जमा करें। जिनका आवेदन जैसे ही आएगा, आप एक टीम को गठित कीजिए, जैसे आयोग बनती है, कभी मेहता आयोग, कभी कालेकार समिति, तो कभी बलवंत राय समिति, कभी मंडल कमीशन। तो एक कमीशन, एक आयोग बनाइए और उस आयोग की जिम्मेदारी दीजिए, कुछ महीना दीजिए, कुछ साल दीजिए, और उसको ये तय करने बोलिए कि जो लोग आवेदन किए हैं इनकी सच्चाई क्या है, क्या झारखंड के अलावा इनका किसी राज्य में कनेक्शन है कि नहीं। और मुझे लगता है आज के डेट में बहुत आसान है, आज के डेट में मुझे लगता है एक इंसान के बारे में जान लेना बहुत आसान है। नेटवर्क का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। आज के डेट में इंसान अगर जंगल में भी है, जो अगर मैंने शायद उसके बारे में भी आपके पास डाटा है, तो डाटा आज बहुत अवेलेबल है, आप आसानी से जान सकते हैं कि जो लोग 32 के विरोध में हैं कितनी सच्चाई है। तो कर ही रहे आज क्या लगता है कि झारखंड का नया चेहरा जयराम महतो हो सकते हैं अगले 24 के चुनाव में? देखिए, जयराम महतो नया चेहरा नहीं होंगे, लेकिन जयराम महतो के साथ जितने भी नौजवान हैं वो एक विचार को तौर पर देखे जा सकते हैं, एक व्यवस्था परिवर्तन, एक पॉलिटिकल रिफॉर्म के तौर पर हम लोग देखे जा सकते हैं। और निश्चय ही 2024 में आज जो आंदोलन चल रहा है पिछले साल भर से, जिसमें काफ़ी कुछ घटनाक्रम देखने को मिली है, उतार चढ़ाव देखने को मिली है, इसका कुछ ना कुछ असर आने वाले 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा।